दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली है। ये भोजपुरी के सुपरस्टार है मनोज तिवारी। तो हमारे पास बहुत दिन से कॉल आ रही थी जब एक वो कुंडली पढ़ी गई थी, क्या नाम था उनका? रवि किशन की। उसके बाद बहुत हमारे पास कॉल आ गई कि मनोज तिवारी की कुंडली पढ़िए और ये भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी के। तो हमने कहा ठीक है, फिर तो इनकी कुंडली हमने मंगवाई वहीं से, बिहार से। मनोज तिवारी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। तो मनोज तिवारी की जन्म कुंडली है, मेष लग्न है और मेष राशि भी है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश स्थिर में है और अष्टमेश का मंगल स्थिर में है। ये तो हो गई अल्पायु। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, ये दीर्घायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा चर में है, ये भी दीर्घायु हो गई, है ना। तो 2 तरह से ये दीर्घायु की जन्म कुंडली है ना। तो इसलिए दीर्घायु के कालखंड में ये जन्म कुंडली है। 53 साल के हैं ये। हाँ ठीक है। अब राजयोग देखो, लग्नेश मंगल 8वें घर में बैठा है तो अपनी ही राशि वृश्चिक में, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का सूर्य 10वें घर में बैठा, एक ये राजयोग बनाएगा, है ना, केंद्र त्रिकोण का। और भाग्येश गुरु 8वें घर में आ गया, है ना, नीचाभिलाषी है, मकर इसकी नीच राशि है, वृश्चिक में आया, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। लग्न में शनि बैठा है, दशमेश और एकादशी से, तो दशमेश लग्न में आया शनि, है ना, ये यहाँ पे नीच का है। तो एक राजयोग तो ये देगा, है ना, दशमेश शनि। ठीक, तो 2 राजयोग बनेंगे, है ना, कि एक पंचमेश दशम में सूर्य और दशमेश शनि लग्न में। बड़े राजयोग हो गए ना, है ना, ये बड़े राजयोग बनेंगे। तो जब अच्छा, इसके साथ ही लग्न में एक विष योग भी बना रहा है। अच्छा। हाँ, चंद्रमा शनि के साथ में बैठा है ना। ये विष योग शरीर को प्रभावित करेगा। वो तो मतलब वही जो आप बताते हैं कि अगर ड्रिंक वगैरह कर रहे होंगे, हाँ, तो वो शरीर को प्रभावित करेगा। शरीर को प्रभावित करेगा। बाकी भाग्य भाव में बुध शुक्र बैठा है, इसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। बुध शुक्र चूंकि फिल्मी दुनिया से संबंधित होते हैं लोग, एक्टिंग के क्षेत्र में, तो ये उतने काम करेगा। अच्छा। क्योंकि बुध मेष लग्न में अकारक होता है, और शुक्र भी देखो तो सप्तमेश द्वितीयेश होता है ना। तो धन भाव का मालिक होने के कारण तो यहाँ ठीक है, उच्चाभिलाषी है। और लेकिन मेष लग्न में सप्तमेश भी है ना, स्त्री का भी मालिक है, तो भी ठीक है, लेकिन सप्तमेश मारक भी है शुक्र, है ना। गुरु के बाद शुक्र ही सबसे बड़ा मारक बनता है। तो इस तरह की स्थिति इस जन्म कुंडली पे है। तो अब इसमें एक चीज़ ये देखिए कि ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकले हैं। हाँ, और बहुत लंबा संघर्ष किए, है ना, गायकी के क्षेत्र में। उसके बाद फिर
पूरी पूरी इंडस्ट्री को जमाने वाले यही हाँ। आदमी। ये नहीं है कि मतलब हाँ इनको इंडस्ट्री ने बनाया हो, इन्होंने पूरी इंडस्ट्री बनाई है। यही 2-3 एक्टर थे हाँ, तो ठीक है। इन्होंने पूरी भोजपुरी बाकी इंडस्ट्री ठीक है। बनाई। अब गुरु की स्थिति देखो भाग्य से है ना, तो गुरु की दृष्टि सबसे ज्यादा काम करती है। तो 1 2 3 4 5 12वें 5वीं दृष्टि गई 12वें घर पे, मीन राशि पे, वो ठीक है दृष्टि। 7वीं दृष्टि धन भाव पे आ गई, उच्चाभिलाषी है ना, मंगल के साथ है, इसलिए ये भी ठीक है यहाँ पे गुरु की दृष्टि। और 9वीं दृष्टि चौथे घर पे आ गई उच्च की, ठीक है। तो ये जो 9वीं दृष्टि चौथे घर पे आई उच्च की, इसके कारण से 2 स्थितियां इनके साथ हुई। क्या? एक तो फिल्मों में सफलता ज्यादा है ना, और दूसरी चीज है कि जनता के बीच पॉपुलैरिटी, जिसके कारण ये नेता बनता है। अच्छा, ये जो सांसद वगैरह बने। हाँ, तो फिल्मों में सफलता ज्यादा मिली है ना, तो जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए, तो उसके कारण से ये राजनीति में आ गए। तो ये स्थिति इस जन्म कुंडली की है। बाकी एक समस्या इस जन्म कुंडली में जरूर है कि चंद्रमा शनि के साथ है ना, और केतु की दृष्टि है 9वीं दृष्टि। तो यहाँ पे चंद्रमा है तो उच्चाभिलाषी, वृषभ इसकी उच्च राशि, मेष राशि में बैठा, लेकिन ये चंद्रमा शनि और केतु ये 3 ग्रह इनके शरीर को है ना अभी तक बचपन से लेकर अभी तक पीड़ित कर चुके होंगे। अच्छा, है ना, मतलब हम लोग को मालूम नहीं है, मालूम नहीं है पब्लिक को किसी रोग के कारण। अच्छा, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो भविष्य में अब होगा, ऐसा हो सकता है। तो चंद्रमा शनि जब विष योग बनाते हैं तो 2-3 तरह की समस्याएं देते हैं। एक तो मानसिक पीड़ा देते हैं। अच्छा, मानसिक पीड़ा मिलती है। दूसरी चीज है कि लग्न में बैठे हैं तो शरीर को पीड़ा मिलती है ना, तो इस तरह की स्थिति है। तो इसका मतलब है कि जैसे इनको इस तरीके की कुंडलियों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लेकिन क्या... एक चीज है कि चर राशि में बैठे हैं तो कोई बहुत लंबे समय तक अच्छा ये समस्याएं नहीं रहेंगी। हाँ, शॉर्ट टर्म तो की ऐसे कुंडली वाले लोगों को ये सब चीजें जैसे डिब्बा बंद खाना, हाँ, खान पान पे तो ध्यान रखना, पे बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ध्यान देना होगा, है ना। ये चीज तो है इसमें। बाकी हमारे हिसाब से तो ये जन्म कुंडली ठीक। अच्छा, एक चीज रहे, जैसे ये इस कुंडली में देखिए कि इस कुंडली में पंचम में केतु बैठा हुआ है। तब पंचम में केतु बैठा तो वो नवम त्रिकोण को भी पकड़ लेगा। हाँ, लग्न को भी पकड़, तीनों को पकड़ लेगा। केतु के बारे में हम लोग बहुत चर्चा नहीं किए कभी, तो केतु के बारे में बताइए कुछ, जैसे इसी कुंडली को। हाँ, केतु पंचम घर में जब बैठता है ना, है तो केतु मंगल का प्रभाव होता केतु में। अच्छा, है ना, तो सिंह राशि में बैठा तो राशि तो ठीक है, लेकिन पंचम घर का राहु या केतु अशुभ माना जाता है। अच्छा, तो राहु के बारे में यह है कि पंचम घर में बैठेगा तो एक दोष पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा, और केतु बैठेगा तो एक दोष उत्पन्न करेगा। तो राहु के लिए कहते हैं ज्योतिष के ग्रंथों में है कि सर्प दोष देगा। अच्छा, क्या मतलब होता है उसका? सर्प दोष का मतलब है कि किसी पिछले जन्मों में किसी सर्प की हत्या की होगी, जिसके कारण से वो पंचम घर में बैठ करके है ना बाधा डालेगा संतान उत्पत्ति, हायर एजुकेशन, बुद्धि में, है ना, बुद्धि को भ्रमित करेगा राहु पंचम में बैठकर। तो कभी गलत डिसीजन हो जाएंगे, निर्णय हो जाएंगे, है ना। और केतु के बारे में है कि ये ब्रह्म दोष इस पे लगता है पंचम घर में जब केतु बैठता है। क्या इसका तो क्या? ब्रह्म दोष का जो प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है नहीं कि किसी ब्राह्मण की कभी किसी जन्म में हत्या का या उसको पीड़ा देने का है ना कार्य किया होगा मनुष्य ने, तो केतु के कारण वो ब्रह्म दोष लगता है ना। तो ब्रह्म दोष के बारे में एक सबसे बढ़िया उदाहरण महाभारत का क्या कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है ना, तो भगवान श्री कृष्ण जी 5 पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र गए थे। क्यों? अर्जुन ने ये प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से
तो उन्होंने कहा देखो तुमने गुरु द्रोणाचार्य की वध किया, हाँ। हाँ, गुरु कृपाचार्य का वध किया, बहुत सारे और ये सब ब्राह्मण है ना? अच्छा। तो तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, दोष लग चुका है। अच्छा हाँ ठीक है, सही लग चुका है ना? युद्ध में इनका वध करने के कारण, लड़ाई में। तो इससे मुक्ति के लिए तुम्हें वहाँ पे हरियाणा में है ना, जो मैंने अभी बताया कुरुक्षेत्र में, है ना, कुरुक्षेत्र में जा करके पूजा करनी पड़ेगी। अच्छा। वो अपने साथ ले गए थे और फिर पांचों पांडवों ने कुरुक्षेत्र के वहाँ पे तालाब है बहुत बड़ा, वहाँ मंदिर भी बना है, तो वहाँ पर जाकर उन लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की, तब वो ब्रह्म दोष से मुक्त हुए। अच्छा देखिए, जैसे अभी आप ये कहानी बताए, तो इस कहानी के अगर मर्म में जाए तो ये पता चलता है कि कृष्ण एक आत्मज्ञानी आदमी थे, ये तो एक अलग मैटर है। हाँ। लेकिन उनको एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान था। हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी थी, अदरवाइज उनको ये कैसे पता चलता ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हाँ। फिर इसकी पूजा, इसके उपाय, इसका मतलब है कि नहीं तो प्राचीन जब वो गुरुकुल में उन्होंने विद्या अर्जन किया है उनसे संदीपनी मुनि से, हाँ, गुरु संदीपनी से, तो वो उसमें सारी विद्याएं पढ़ाते थे ना, वेद, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष, अस्त्र शस्त्र, आयुर्वेद, राजनीति, हाँ ठीक है। तो वो सारी विद्याएं अर्जित करते थे गुरुकुल में। तो उस कारण से ऐसे है। तो वो कहानी हमें याद आ गई। नहीं वो ठीक चीज है, वो एकदम यहाँ पे सटीक भी बैठ रही है वो चीज, क्योंकि वो हम सवाल जैसे केतु का पूछे, हाँ, तो वो ठीक चीज ऐसा माना जाता है। अच्छा, हमारा क्या मानना था कि जैसे ये शास्त्र में देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी को तो बहुत ही पावरफुल साइंस मानते हैं, लेकिन हम जब आप छोटे पे पढ़ते थे ना, तो जब हम छोटे थे तो हम ये सोचते थे कि एस्ट्रोलॉजी की ये जो उपाय होते हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं, ये हो सकता है फंक्शन ना करते हों इंसानी जिंदगी पे। लेकिन जब लोग आते थे यहाँ और वो आपसे रेमेडीज लेते थे और उसके बाद जब वो ठीक होके आ जाते थे, तो हमारा मन बदला था। हमने कहा ये लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? इसका मतलब ये है कि ये रेमेडी जो शास्त्रों में लिखी गई है, अगर ये एक आत्मज्ञानी आदमी ने दे दी तो ये काम करेंगी। यानी कि पुराने जमाने में राम और कृष्ण लोग जब रेमेडी बताते थे किसी को, ये दो तरह से काम करते। कैसे? पारसर ऋषि ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है अपने होरा शास्त्र में, पारसर होरा में, जो उनकी पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि पारसर ऋषि ने ज्योतिष विद्या का ज्ञान उन शिष्यों को प्रदान करने का निर्देश दिया है जो शिष्य है सदाचारी, सदाचारी हों, सत्य बोलने वाले हों, सत्यनिष्ठ हों। तो ऐसे तो कोई शिष्य ही नहीं मिलेंगे। धार्मिक हों, है नी, सही, धार्मिक हों, सही है, पाप से दूर रहने वाले हों, है नी, आहार विहार में संयम रखने वाले हों। अच्छा, उन शिष्यों को ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो अब ये सारे गुण अगर देखो नहीं, तो ये तो लाखों करोड़ों में एक ही आदमी पास होते हैं। इसीलिए तो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता और उनके शिष्यों की संख्या बहुत कम रही है। इसी कारण से इस पे प्राचीन काल में बहुत कोई शोध नहीं हो पाया, क्योंकि संख्या कम रही। और शोध करने के लिए जानना भी उसको गहराई में बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है कि अगर आज का कोई भी ज्योतिषी ये सोचे कि हम चले शोध करें, तो पहले तो उसके फैक्ट क्लियर हो। पहले तो सारे फंडामेंटल क्लियर हो। हम वो पढ़ रहे थे, उनकी वाद भट्ट नहीं है। अब देखो क्या है इसमें समस्या कहाँ पे आती है। गुरु कहते हैं ग्रह जो भारी होता है शरीर से, जैसे भारी है मनुष्य, तो कहते हैं गुरु से प्रभावित। ये कहते हैं गुरु इसकी जन्म कुंडली में बलवान होगा। तो भार तो है गुरु में, है ना। तो अगर भार है, ठीक, तो गुरु में और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर गुरु ग्रह को साइंटिफिकली देखो, है ना, तो जो गुरु प्लेनेट है ना, उसमें क्या है, अग्नि भी है, ठीक बात, तूफान भी, सब कुछ तो है।
शुक्र को देखो, है ना? शुक्र को माना जाता है संसार में सुख समृद्धि का कारक ग्रह। शुक्र ग्रह जो खोजा गया है इस सौर मंडल में, उसमें सब ज्वालामुखी ही फूट चुके। वो ज्वालामुखी की पूरी धरती है शुक्र की। तो अब जब इसको हम विचार करेंगे, इस पे कोई ग्रह का रिसर्च करेंगे, तो हमें साइंटिफिक रूप से भी उन ग्रहों की जो जानकारी होनी चाहिए कि उन ग्रहों की स्थिति तारामंडल में, मतलब वो सूर्य से कितनी डिस्टेंस पे है और उनके अपने जो प्रभाव हैं वो क्या। ठीक बात, वही देखना। ऐसे थोड़े हो जाएगा। ऐसे कहा, वो तो किताब केवल पढ़ लेने से हो जाएगा, तब फिर शोध सही निकलेगा। और तभी हमको लगता है किसी कुंडली के ऊपर वो जो प्रेडिक्शन होती है वो एक्यूरेट निकलती है। हाँ, तभी सही प्रेडिक्शन निकलेगी, है ना? ये चीज प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट निकलती है। अच्छा, इसमें मनोज तिवारी की कुंडली में और जरा 2-3 चीजें बताइए कि इनका वैवाहिक वगैरह का क्या, वैवाहिक ऐसा कुछ विवाह का मीडिया में तो कुछ नहीं है। सप्तमेश इनका भाग्य भाव में बैठा है ना, तो वैवाहिक स्थिति तो ठीक है। और इनका जो है बिजनेस भी बहुत सारे चलते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वो ठीक है। हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, तो वो चतुर्थेश जिसे चंद्रमा है लग्न में आ गया उच्चाभिलाषी होकर के, वो राजयोग बन रहा है, वो एक तरह का राजयोग दे देगा, है ना? तो इस वजह से प्रॉपर्टी का काम। फिर जब धन जिसके पास ज्यादा होता तो वो लगाता ही है, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। इस तरह की चीजें होती। अच्छा, ये इस कुंडली में देखिए सूर्य, एक चीज और हम पर्सनली पूछना चाह रहे थे, लग्नेश सूर्य जो है, नहीं लग्नेश है मंगल, सूर्य पंचमेश है, तो पंचमेश दशम में गया, राजयोग बनाया। तो क्या ये सूर्य की महादशा में बहुत ज्यादा अच्छा फल देने की स्थिति में कुंडली बन रही है ना? बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा, नहीं बन पाएगी। क्यों? कि इसका मालिक वहाँ नीच का गया लग्न में। अच्छा, वो राजयोग तो दे रहा, लेकिन वो नीच का है, वो थोड़ा बहुत असफलता भी करेगा, है ना? और सूर्य है तो उच्चाभिलाषी, लेकिन ये शत्रु के घर में बैठा, शनि के घर में। ये बात है। तो ये नहीं है कि किसी ने देख लिया कि डायरेक्ट राजयोग बन रहा है तो उस महादशा में पूरा फल ही मार देगा। राजयोग पे सारी चीजें देखनी पड़ेगी, सब चीजें देखनी पड़ेगी। कि वो कितना साफ सुथरा है नहीं? जिसके घर में वो बैठा है, जिस राशि में, उस राशि का मालिक कितना बलवान है या कमजोर है। ठीक बात। वो चीज। इसका मतलब ये है कि अगर एस्ट्रोलॉजी, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास जब मैसेज करते हैं, जब हमारी बातचीत होती है, तो कहते हैं कि हमको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, तो हम उनसे कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी साइंस का ज्ञान होना एक अलग चीज होता है, और उसका प्रैक्टिकली जो है उसको अपने प्रोफेशन में लेके आना और हजारों लाखों कुंडलियां देखना, और उसका भाई हमने इसको पढ़ा सन 2000 में, तो 2000 से अब तक हो गए 22 साल। तो 22 साल में मैंने कितने हजार कुंडलियां देखी होंगी पहले, है नी? चैनल तो अभी बाद में बना है, इससे पहले हजारों कुंडलियां मैंने देखी। तो उस पे हमने शोध भी किया, जो फंडामेंटल थे, कि इनमें कौन फंडामेंटल सही है, कौन नहीं सही है। अच्छा, बहुत सारे तो जो अभी के, ये देखो, एक महर्षि जैमिनी का सूत्र है नी? हमें बहुत रेयर केस में ये चीज मिलती है। उसमें दिया है अपवाद, महर्षि जैमिनी की पुस्तक में, जैमिनी सूत्रम में, क्या कि तुला लग्न में, है लग्ने शुक्र लग्न में बैठा हो। हाँ, ठीक, समझ, याद आ गया। और कन्या 12वें घर में राशि पड़ी, है ना? कन्या का मालिक बुध भी लग्न में आ जाए, है नी? तो शुक्र की महादशा, अरे बुध की महादशा में लग्ने शुक्र मार्केश बना देगा। तो ये आप हमको बताए थे ना? बहुत पहले हमारा इस पे आपका डिस्कशन हुआ। ये अपवाद सूत्र है, ये अपवाद सूत्र है, और इसका मैंने प्रमाण भी देखा। एक लड़के की डेथ होने वाली थी, वो हमको याद है। हाँ, उससे पहले हमने ये सूत्र पढ़ा था। तो उसकी जब मैंने जन्म कुंडली खोली, तो दोनों स्थितियां बनेंगी, है ना? कि बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा मार्केश दे देगी, और शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा मार्केश दे देगी।
ये हम तब ग्रेजुएशन में थे, हमको याद है आप कुछ डिस्कशन कर रहे थे इसका। हाँ। ये शुक्र और बुध, जबकि ये राजयोग बन रहा, राजयोग बन रहा भाई नवमेश जो है वो लग्न में आया है ना वो चीज। तो मतलब है कि जो फॉर्मूले हैं उनको बहुत ही अरे बहुत गहरे से जो है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे मतलब इस दुनिया में ऐसे साइंस का कोई फायदा नहीं है भाई। ज्योतिष में जो लोग ये समझते हैं कि ब्राह्मणों की विद्या है, 100-200 रुपए फीस दे दो, अपनी कुंडली पढ़वा लो, उनको ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिष एक साइंस है ना, विज्ञान है। विज्ञान बिना शोध के और बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं मानता, ठीक बात है ना। तो मैंने शोध किए उन फंडामेंटल के, उन पे जितने प्रमाण हमें मिले मैं उन्हीं को मानता हूँ, बाकी मैं किसी भी चीज को नहीं मानता। सही बात है। हाँ, बाकी तो किताबों में ये लिखा है, किताबों में तो एज इट इज बता दूं कि नहीं ऐसा वो राहु केतु के वो सब तमाम सब जो है फर्जी के सब वो लिखे हुए हैं। राहु से केतु के बीच में आ जाए तो काल सर्प योग है, राहु मंगल बैठे अंगारक योग, मतलब एक रोचक और हम अपना शोध बताएं। क्या? चंद्रमा को कहते हैं मन का कारक। किस कारण से? कि पृथ्वी के बहुत नजदीक है। पृथ्वी है शरीर तत्व, शरीर जो है ये पृथ्वी तत्व, ठीक है। तो इसके जो सबसे नजदीक है वो मन ही है, ठीक। इस कारण चंद्रमा को मन का कारक माना। अब आओ, चंद्रमा को अगर प्लेनेट को इस समय जो तारामंडल में है, सौर मंडल में, उसको ध्यान से देखो, ठीक, तो सूखा है प्लेनेट, ड्राई है ना, ड्राई है। अब अभी नासा ने कहा है कि नहीं उस पे पानी है, लेकिन अभी पूरी तौर पर वो प्रमाणित नहीं है कि उस पे पानी है या नहीं है, प्रमाणित तो नहीं है अभी तक। तो अभी तक की जो जानकारी है उस पे ये मानना चाहिए कि वो प्लेनेट ड्राई है, ठीक है, ड्राई। एक यहाँ संसार के एक नॉर्मल रूटीन में मैं एक उदाहरण देता हूँ अपने ही शरीर पर। अगर शरीर की स्किन ड्राई है, ठीक है, तो चल उस पे जरा नाखून से निशान पड़ जाता है, खुरच दो, तुरंत निशान पड़ जाएगा सफेद रंग का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो प्लेनेट इस सौर मंडल में शुष्क है, और उस पे अगर कहीं चंद्रमा पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि आ गई, तुरंत असर करेगी। अच्छा, तो वो मन को सीधा हिट कर देगी, और वो तुरंत हिट करेगी। उसकी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा मिल जाएगी तो भी हिट कर जाएगी, तो भी मानसिक पीड़ा तुरंत दे देगी। आओ संसार को पूरे गौर से ध्यान से देखो। आज संसार में हर मनुष्य किस चीज से दुखी है? मन से दुखी, मानसिक रूप से दुखी है। शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल सही बात, धन संपत्ति है, हर चीज है, ऐश्वर्य है, सब है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से दुखी है। वो सही है। तो अगर संसार में ये स्थिति है तो मन पर कितनी तेज असर होता है छोटी छोटी घटनाओं का, है ना। ये तो करेक्ट बात है। और चंद्रमा का हम एक चीज और, जैसे अभी आप बता रहे थे तो हमको एक चीज याद आ गई कि हमारी जानकारी में जितनी हम लोग कुंडलियां घर पे आई या कहीं भी देखी गई, तो कम से कम हमारी जानकारी में 50,000 के तो ऊपर कुंडलियां देखी जा चुकी हैं। और क्या। तो उन 50,000 कुंडलियों में हमको एक भी कुंडली अभी तक ऐसी नहीं दिखी कि जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से पाप मुक्त हो। है, कभी नहीं मिलेगा, है ना। और हमको लगता है इसी वजह से इस युग को कलयुग कहा जाता है। हाँ, इसी वजह से कलयुग में, क्योंकि मन जो है वो पाप मुक्त है। हाँ, कलयुग में पाप की अधिकता होगी, तो फिर मन को पापग्रस्त होना ही चाहिए, नहीं तो ये सब मैच करता है। साइंस भी यही कह रही है, साइंस और वेदों का ज्ञान मैच करता है, सब मैच है, सब मिक्स है। और कमाल देखिए कि जो आजकल की साइंस जिस चीज को प्रूव कर रही है, उसको इंडियन जो एंशिएंट साइंस थी, वो उस समय प्रैक्टिस में लेके आती थी पहले, आदिकाल में। तो वो तो चीज हमने अभी एक नई जानकारी ली, आप उस बताते हैं, जैसे एक लाइन की बात है, जो ये बार्बर होते हैं ना, हेयर कटिंग सैलून वाले, इनके जो पुरखे थे हजारों लाखों साल पहले के, वो अपने जमाने के सर्जन थे आयुर्वेद के। और जब उन्होंने आयुर्वेद की सर्जरी करना बंद किया था,
और इसको पहचाना कैसे गया इस समय कि आप इनकी कैंची चलाने की स्टाइल देखिए, और किसी भी बार्बर को कोई दूसरा बार्बर सिखाता नहीं है ये स्टाइल, जिसमें हुनर डेवलप होता है वो बार्बर का काम करने लग जाता है। वो जिस तरीके से कैंची चलाता है, तो हम एक उपनिषद का एक वो पार्ट पढ़ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि इसमें आने वाले समय में जो लोग अपना अपना काम छोड़ेंगे उनके कुछ अंश वंशानुगत जो है उसमें जाएंगे। तो कहीं अमेरिका में कोई जगह पे एक रिसर्च हुई है कि जो बार्बर होते हैं इनके वंशज सर्जन हुआ करते थे। वो उसी तरीके से वो कैंची, हमको बड़ा मजा आया मतलब ये बात सुन के। और दरअसल अब रिसर्च से ही सारी चीजें पता चलेंगी। हमको बहुत मजा आया ये बात सुन के। पहले क्या स्थिति थी, और जब हमको ये पता चली ना, उसके बाद जब हम हेयर कटिंग सैलून पहुंचे तो हम बार्बर को देख के ये सोच रहे थे कि लाओ इसको बताएं कि पता है तुम्हारे जो हजारों साल पहले के सर्जन थे, वो मतलब जो तुम्हारे पूर्वज थे वो सर्जन थे, आयुर्वेदिक सर्जन थे, और जो अमेरिका में थे वो एलोपैथिक सर्जन। तो वो कहेगा कि बताइए हमारे पूर्वज सर्जन थे और हम यहाँ बाल काट रहे सबके। अरे ठीक है, तो मनोज तिवारी की बाकी जन्म कुंडली ठीक है हमारी। ठीक है, चलिए। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी, एक बार स्वाद लेके देखिए। इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम विनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन ए, ई, के, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. Pregnancy और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चार्वाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋडम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।